नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मतलब वीरता, साहस, देशभक्ति, ये सारी तस्वीरें एकदम आंखों के सामने आ जाती हैं। हाँ बिल्कुल, स्कूलों में पढ़ा है, मूर्तियां देखी हैं हमने। वही, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सच में जानते हैं उन्हें? मतलब उस इंसान को, उस विचारक को, उस रणनीतिकार को जो इस पॉपुलर छवि के पीछे है। क्या जो इतिहास की किताबों में है या जो सरकारी बयान है, क्या बस उतना ही है या कुछ अनकहा अनसुना भी है? निश्चित रूप से देखिए, आज जो हमारे पास स्रोत है ना, कई लेख हैं, नई रिसर्च आई है, उनके अपने भाषणों के अंश हैं, और सबसे अहम वो दस्तावेज जो हाल ही में सामने आए हैं या जिन पर अब ज्यादा बात हो रही है। हाँ, ये सब मिलकर नेताजी के जीवन पर, उनकी सोच पर, उनके उन फैसलों पर जिन्हें अक्सर लोग विवादास्पद कहते हैं, और हाँ, उनकी मृत्यु के रहस्य पर भी एक नई रोशनी डालते हैं। कभी कभी तो काफी चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। अच्छा, तो चलिए फिर आज इन्हीं स्रोतों में थोड़ा गहरा उतरते हैं। कोशिश यही रहेगी कि इन बिखरे हुए सूत्रों से वो जरूरी बातें निकालें जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। हाँ, उन कहानियों, उन जटिलताओं को समझें जो नेताजी की एक ज्यादा कह सकते हैं बारीक और मल्टी डायमेंशनल तस्वीर पेश करती हैं। मतलब सिर्फ वो वीर वाला सिंबल नहीं। बिल्कुल, उस सिंबल से आगे बढ़कर देखने की जरूरत है। अक्सर जैसे ही नेताजी की बात आती है तो दिमाग में वही छवि बनती है, एक जोशीले मिलिट्री लीडर की, जो बस हथियार उठाकर ही आजादी चाहते थे। हाँ, लेकिन जो स्रोत हम देख रहे हैं वो बताते हैं कि उनका व्यक्तित्व, उनका पॉलिटिकल सफर वो कहीं ज्यादा गहरा था, उसमें कई परतें थी। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे चंद्रचूड़ घोष जैसे लेखक है, वो अपनी रिसर्च में इसी बात पर जोर देते हैं कि नेताजी को सिर्फ मिलिट्री लीडर के खांचे में डाल देना ये उनके साथ मतलब नाइंसाफी है। अच्छा, ये उनको बस एक प्रतीक बना देता है। देखिए, उनकी राजनीतिक यात्रा के दो बिल्कुल अलग पर जुड़े हुए फेज थे। पहला भारत के अंदर का, जब वो कांग्रेस में थे, एक बहुत ही कुशल राजनेता, एक नेगोशिएटर जो अंदर की पॉलिटिक्स, दांव पेच सब समझते थे। और दूसरा फेज वर्ल्ड वॉर के दौरान का, जब वो एक स्टेट्समैन की तरह थे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की आज़ादी के लिए लॉबिंग कर रहे थे, सपोर्ट जुटा रहे थे। तो उन्हें सिर्फ एक विद्रोही या मिलिट्रीवादी कहना उनकी राजनीतिक समझ को अनदेखा करना है। भारत के अंदर की राजनीति की बात करें तो अक्सर उन पर वो तानाशाही प्रवृत्ति वाले आरोप लगते हैं, खासकर गांधी जी से जो उनके मतभेद थे उसके कॉन्टेक्स्ट में। स्रोत इस पर क्या कहते हैं? ये हाँ दिलचस्प पॉइंट है। स्रोत जैसे संगम टॉक्स पर चंद्रचूड़ घोष की बातें हैं, वो इस तानाशाही वाली छवि को काफी हद तक चैलेंज करते हैं, अलग विचारों को बहस के लिए जगह देते थे। ऐसा नहीं था कि किसी को छोटा महसूस कराएं। हाँ, ये सच है कि गांधी जी के साथ उनके गहरे मतभेद थे। आजादी कैसे हासिल करनी है इस पर सोच बिल्कुल अलग थी, लेकिन इसे तानाशाही कहना शायद ठीक नहीं। हाँ, कुछ मुद्दों पर वो बहुत दृढ़ थे, जैसे अपनी जान जोखिम में डालकर सिंगापुर में INA सैनिकों से मिलने जाना। लेकिन इसे आप सिद्धांतों पर अड़े रहना कहेंगे, अलोकतांत्रिक होना नहीं। और आजाद भारत के लिए उनकी सोच क्या थी? ये जो बात चलती है कि वो सत्ता में आते तो डिक्टेटरशिप ले आते, इसमें कितना दम है? देखिए, इस पर उन्होंने खुद कभी पर्दा नहीं डाला। उनके भाषणों से, उनके लेखों से ये साफ पता चलता है कि वो मानते थे कि आज़ादी के फौरन बाद भारत के सामने जो बड़ी समस्याएं होंगी, जैसे अशिक्षा, गरीबी, हेल्थ केयर की बुरी हालत, खेती का पिछड़ापन। हाँ, समस्याएं तो बहुत थी। बिल्कुल। तो इनसे निपटने के लिए शुरुआत में एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड सरकार की जरूरत होगी। शायद उन्होंने तानाशाही जैसी व्यवस्था शब्द का इस्तेमाल भी किया हो, पर कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। ये एक प्रैक्टिकल असेसमेंट था कि देश को पटरी पर लाने के लिए कड़े फैसले लेने होंगे, तेजी से काम करना होगा। पर साथ ही उन्होंने हमेशा ये साफ किया कि भाई ये मेरा निजी विचार है, आखिरी फैसला तो भारत के लोग ही करेंगे कि उन्हें कैसी सरकार चाहिए। अच्छा, तो ये कोई परमानेंट तानाशाही का प्लान नहीं था, बस शुरुआती चुनौतियों से निपटने का एक तरीका। इसी वैचारिक गहराई की बात करें तो उनका वो 1938 का हरिपुरा कांग्रेस अध्यक्षीय भाषण है, उसे तो मील का पत्थर मानते हैं लोग जी। क्या खास था उसमें? बिल्कुल, वो भाषण सिर्फ एक पॉलिटिकल स्पीच नहीं थी, वो भविष्य के भारत का एक ब्लूप्रिंट जैसा था। आप सोचिए, आजादी से लगभग 10 साल पहले वो किन चीजों की बात कर रहे थे। हाँ, जैसे उस समय ये सोचना भी बड़ी बात थी। सही बात है। खेती की पैदावार कैसे बढ़े, किसानों का कर्ज कैसे माफ हो, इस पर प्रैक्टिकल बातें की। एक कॉमन नेशनल लैंग्वेज मतलब लिंग्वा फ्रैंका, और तो और एक कॉमन स्क्रिप्ट डेवलप करने की बात की।
और देश बनाने के लिए एक डिसिप्लिन्ड वॉलंटियर कोर की कल्पना की। ये विचार आज भी कितने रेलेवेंट लगते हैं ना। बिल्कुल, आज भी इन पे बात होती है। और ये भी दिलचस्प है कि समाजवाद और नेशनल रिकंस्ट्रक्शन के मुद्दों पर वो नेहरू के काफी करीब थे, लेकिन शायद आर्थिक योजना, इंडस्ट्री वगैरह को लेकर नेताजी ज्यादा बोल्ड थे, ज्यादा तेजी से आगे बढ़ना चाहते थे। हरिपुरा भाषण और प्लानिंग कमेटी बनाने की उनकी कोशिश इसी तरफ इशारा करती है। चलिए, अब उस चैप्टर पर आते हैं जो शायद नेताजी के जीवन का सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल पहलू माना जाता है, उनका एक्सेस पावर्स, यानी नाजी जर्मनी और इंपीरियल जापान से मदद लेना। स्रोतों के हिसाब से क्या ये आइडियोलॉजी की सहमति थी या सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक मूव? हमारे पास जो स्रोत हैं वो लगभग एक ही बात कहते हैं कि ये एक रणनीतिक और व्यवहारिक कदम था। आइडियोलॉजी का सपोर्ट बिल्कुल नहीं। अच्छा। नेताजी का सिद्धांत बहुत साफ था और उन्होंने बार बार कहा भी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उनका एक ही लक्ष्य था, ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से बाहर निकालना। और इस लक्ष्य के लिए वो उस समय ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रही किसी भी ताकत से मदद लेने को तैयार थे, चाहे वो जर्मनी हो या जापान। ये रियल पॉलिटिक का एक क्लासिक केस था। लेकिन एक सवाल उठता है हमेशा, क्या वो नाजी जर्मनी की जो भयानक नस्लवादी नीतियां थी, फांसीवादी सोच थी, उससे अनजान थे या जानबूझकर अनदेखा कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इस बात को पूरी तरह खारिज करते हैं। आनंद सिंह और चंद्रचूड़ घोष की रिसर्च से ये साफ पता चलता है कि नेताजी हिटलर या नाजीवाद से जरा भी इम्प्रेस नहीं थे। हाँ, वो प्राइवेट बातचीत में और जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उनके हिसाब से वो उनकी नस्लवादी नीतियों की, उनकी क्रूरता की आलोचना करते थे। एक बहुत अहम उदाहरण है, जब जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर हमला किया ना, तो जर्मनी में रहते हुए भी नेताजी ने हिटलर को एक बहुत सख्त खत लिखा। उन्होंने कहा कि ये एक भयानक स्ट्रैटेजिक गलती है और इससे जर्मनी अपना सारा पॉलिटिकल और मॉरल सपोर्ट खो देगा। आप सोचिए, उस वक्त हिटलर को ऐसा खत लिखना कितना बड़ा रिस्क था। बात तो सही है। और इतना ही नहीं, उन्होंने जर्मनी में भारतीय छात्रों के लिए, युद्धबंदियों के अधिकारों के लिए लगातार आवाज उठाई। जर्मन अधिकारियों से भिड़ भी गए इस चक्कर में। तो फिर जर्मनी जाना उनकी पहली पसंद नहीं थी? अक्सर लगता है कि वो सीधे जर्मनी ही जाना चाहते थे। ये भी एक आम गलतफहमी है। स्रोत बताते हैं कि जर्मनी जाना तो उनके ओरिजिनल प्लान में था ही नहीं। अच्छा। हाँ, भारत से निकलने के बाद उनकी पहली कोशिश थी सोवियत यूनियन से मदद लेने की। उन्होंने काबुल में सोवियत एम्बेसी से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन महीनों इंतजार किया, बात नहीं बनी। तब जाकर एक तरह से मजबूरी में उन्होंने जर्मनी और इटली का रुख किया। ये उनका प्लान बी था, प्राथमिकता नहीं। और फिर कहानी ईस्ट एशिया की तरफ मुड़ जाती है, जहां आजाद हिंद फौज बनी। जापान के साथ ये कनेक्शन कैसे बना? क्या हालात थे उस वक्त? इसमें कई चीजों का रोल था। एक अहम कड़ी थे जापानी आर्मी के एक इंटेलिजेंस ऑफिसर मेजर एवाइची फुजिवारा। फुजिवारा बैंकॉक में थे और वो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट से सहानुभूति रखते थे। उन्होंने ही जापानी मिलिट्री हेडक्वार्टर्स यानी IGHQ को मनाया कि भारत की आजादी को सपोर्ट करने में जापान का फायदा हो सकता है। अच्छा। इसके साथ ही मलाया और सिंगापुर में जापान को जो जबरदस्त मिलिट्री सक्सेस मिली, उसने पूरा माहौल बदल दिया। हाँ, वो तो बहुत तेजी से जीते थे। बिल्कुल। और इन जीतों के बाद हजारों भारतीय सैनिक ब्रिटिश आर्मी के प्रिजनर ऑफ वॉर बन गए। यही युद्धबंदी और साउथ ईस्ट एशिया में बसे जो भारतीय थे, वही आजाद हिंद फौज यानी INA की रीढ़ बने। फिर जब नेताजी जर्मनी से सबमरीन के रास्ते ईस्ट एशिया पहुंचे, तो उन्होंने रास बिहारी बोस से INA की कमान संभाली और उसे एक नई जान डाल दी। इससे पहले जर्मनी में भी उन्होंने करीब 4500 भारतीय युद्धबंदियों को लेकर इंडियन लीजन बनाई थी। इंडियन लीजन और INA की खास बात जो नेताजी के विजन को दिखाती है, वो थी उसकी बनावट। हाँ, बिल्कुल। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख सब साथ थे, कंधे से कंधा मिलाकर रहते, खाते, लड़ते थे। और कमांड की भाषा हिंदुस्तानी थी, वो भी रोमन स्क्रिप्ट में लिखी हुई। सही, ये उनके उस सपने का सबूत था, एक यूनाइटेड सेक्युलर भारत का। अब आते हैं उन अनसुलझे सवालों पर जो आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो नेताजी की मौत का ही है। इतने साल हो गए, पर इतने अलग अलग थ्योरीज क्यों हैं? स्रोत क्या बताते हैं? मोटे तौर पर देखें तो 3 मुख्य थ्योरीज हैं, जैसा कि कंट्रोवर्सीज एंड लेगेसी वेबसाइट या ध्रुव राठी जैसे एनालिसिस में सामने आता है। पहली, और जिसे ऑफिशियली सबसे ज्यादा माना जाता है, वो ये कि 18 अगस्त 1945 को
ताइहोकू, जो अब ताइपेई है ताइवान में, वहां एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई। नेताजी के परिवार के ज्यादातर लोग, भारत सरकार की जांच कमेटियां और कई बड़े इतिहासकार इसी नतीजे पर पहुंचे हैं। ठीक है। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि प्लेन क्रैश की कहानी सिर्फ एक कवर अप थी ताकि नेताजी ब्रिटिश और अमेरिकन फोर्सेस की पकड़ से बच निकले। अच्छा। हाँ, इस थ्योरी को मानने वाले कहते हैं कि वो सीक्रेटली रूस चले गए, जहां बाद में स्टालिन के राज में उनकी मौत हुई। और तीसरी थ्योरी, जो भारत में बहुत इमोशनल कनेक्ट रखती है, वो ये कि वो क्रैश से बच गए थे और सालों तक भारत में ही एक साधु के भेष में रहे गुमनामी बाबा। ये जो ऑफिशियल वर्जन है प्लेन क्रैश वाला, क्या उस पर कोई ऐसे ठोस सवाल हैं जो इन दूसरी थ्योरीज को बल देते हैं? कुछ बातें हैं जो ध्यान खींचती हैं, शक पैदा करती हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में 1956 की ताइवान पुलिस की जांच रिपोर्ट का जिक्र है। हाँ। ये जांच शाहनवाज कमेटी के टाइम हुई थी, पर मजे की बात यह है कि शाहनवाज कमेटी खुद कभी ताइवान गई ही नहीं। अरे? हाँ, और इस ताइवानी रिपोर्ट में लिखा था कि पुलिस ये साबित करने में नाकाम रही कि बोस की मौत ताइवान में हुई थी। और इससे भी ज्यादा रहस्यमयी बात यह है कि इस रिपोर्ट का पेज नंबर 8 आज तक ताइवान सरकार ने क्लासिफाइड रखा हुआ है। पेज 8? क्यों? ऐसा क्या है उस एक पन्ने में? यही सवाल है, क्यों छुपाया गया है? इसके अलावा, जैसा ध्रुव राठी भी बताते हैं, जापान ने भी नेताजी से जुड़ी अपनी सारी सीक्रेट फाइल्स अब तक पूरी तरह पब्लिक नहीं की हैं। हालांकि सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जैसा ध्रुव राठी के एनालिसिस में भी आता है। पिछले 70-75 सालों में कई जांचें हुई हैं। ब्रिटिश फिगीज रिपोर्ट 1946, भारत की शाहनवाज कमेटी 1956, खोसला कमीशन 1970-74 और सबसे नई मुखर्जी कमीशन 2009-2005। हाँ, मुखर्जी कमीशन ने तो क्रैश थियरी को नकारा था ना? हाँ, उन्होंने नकारा था, लेकिन सरकार ने उनकी रिपोर्ट मानी नहीं। बाकी लगभग सभी जांचों का नतीजा यही रहा कि मौत प्लेन क्रैश में ही हुई थी। तो सबूतों का वजन, भले ही कुछ सवाल बाकी हों, क्रैश थियरी की तरफ ही झुकता दिखता है। उनके निजी जीवन को लेकर भी कुछ क्लैरिटी की कमी लगती है, खासकर उनकी शादी को लेकर। क्या स्थिति है वहाँ? हाँ, ये भी एक पहलू है जिस पर कभी-कभी बात होती है। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि नेताजी ने ऑस्ट्रिया की एमिली शेंकल से सीक्रेटली शादी की थी और उनकी एक बेटी है, डॉक्टर अनीता बोस फाफ, जो जर्मनी में रहती हैं। हाँ, उनके खत भी पब्लिश हुए हैं शायद। हाँ, लेटर्स टू एमिली शेंकल नाम से किताब है जो उनके गहरे रिश्ते को दिखाती है। लेकिन फिर अस्पष्टता कहाँ है? अस्पष्टता शादी की सही तारीख को लेकर है। कोई 1937 कहता है, कोई 1941, कोई 1942। यहाँ तक कि बोस परिवार के लोगों के बयानों में भी फर्क है कि उन्हें इस शादी का पता कब और कैसे चला। अच्छा। क्या नेताजी ने अपने भाई शरद बोस को चिट्ठी में बताया, या एमिली ने खुद कांटेक्ट किया, या कोई खत किसी सिगार बॉक्स में मिला? इन डिटेल्स पर पूरी क्लैरिटी नहीं है। इस सीक्रेसी के पीछे जो सबसे कॉमन तर्क दिया जाता है वो यही है कि नाजी जर्मनी के जो नस्लवादी कानून थे, जहां एक जर्मन महिला का एशियाई पुरुष से शादी करना सही नहीं माना जाता था, और ब्रिटिश जासूसी जो लगातार हो रही थी, उससे अपनी पत्नी और बेटी को बचाने के लिए नेताजी ने इसे गुप्त रखना ही ठीक समझा। हालांकि कुछ लोग, खासकर जो गुमनामी बाबा वाली थ्योरी मानते हैं, वो इस शादी की सच्चाई पर ही सवाल उठाते हैं। और एक और अनसुलझा सवाल है आईने के खजाने का। कहते हैं उसका बड़ा हिस्सा गायब हो गया। इस पर क्या पता चलता है? ये वाकई एक दुखद और गंभीर मामला है। कंट्रोवर्सीज इन लेगेसी वेबसाइट और कुछ दूसरी रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे पुख्ता आरोप है कि नेताजी जब रंगून से निकले तो अपने साथ आजाद हिंद सरकार का खजाना, जिसमें करीब 63.5 किलो सोना और दूसरे कीमती जेवर थे, लेकर चले थे। इतना सोना? हाँ, और आरोप ये है कि प्लेन क्रैश या उसके बाद की घटनाओं के दौरान या उसके बाद उनके एक करीबी साथी एस.ए. अय्यर और टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के सेक्रेटरी एम. राममूर्ति ने इस खजाने का एक बड़ा हिस्सा गायब कर दिया। अरे! कहा जाता है कि अय्यर टोक्यो पहुंचे और बचा हुआ खजाना राममूर्ति को सौंपा। बाद में राममूर्ति काफी अमीर हो गए और उन पर ब्लैक मार्केटिंग के आरोप भी लगे। और ऐसे अय्यर वो आज़ादी के बाद भारत लौटे और उन्हें नेहरू सरकार में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में एक अहम सलाहकार का पद मिला। अच्छा, और खजाने का क्या हुआ? उसका कभी कोई पूरा और संतोषजनक हिसाब सामने नहीं आया।
टोक्यो में इंडियन एम्बेसी को कथित तौर पर बहुत कम मात्रा में टूटे फूटे गहनों और थोड़ी नकदी के रूप में ये खजाना सौंपा गया, जिसकी कीमत असल खजाने का एक बहुत छोटा सा हिस्सा थी। ये तो बहुत गड़बड़ लगता है। चलिए अब एक बुनियादी लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर आते हैं। ये तो सच है कि आईएनए मिलिट्री तौर पर अंग्रेजों को हरा नहीं पाई, तो क्या नेताजी और आईएनए का भारत की आज़ादी की लड़ाई पर कोई असली ठोस असर पड़ा, या ये बस एक बहादुरी भरी पर नाकाम कोशिश थी? ये बहुत ही अहम सवाल है और यहीं पर हमारे स्रोत ट्रेडिशनल हिस्ट्री को चैलेंज करते हैं। चंद्रचूड़ घोष जैसे इतिहासकार पूरी मजबूती से इस आम सोच को खारिज करते हैं कि भारत की आज़ादी सिर्फ गांधी जी के अहिंसक आंदोलन से मिली। हाँ, वो कहते हैं कि आईएनए का असर मिलिट्री जीत में नहीं था, बल्कि उसका असर कहीं ज्यादा गहरा था, मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक स्तर पर, जिसने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। अच्छा, कैसे? इसका सबसे बड़ा सबूत मिलता है 1945-46 में दिल्ली के लाल किले में हुए आईएनए अफसरों के मुकदमों से, जब अंग्रेजों ने आईएनए के 3 बड़े अफसर शाहनवाज खान, जो मुस्लिम थे, प्रेम कुमार सहगल, हिंदू, और गुरबख्श सिंह ढिल्लों, सिख पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया ना। हाँ, वो मशहूर ट्रायल। बिल्कुल। तो अंग्रेजों का इरादा शायद बाकियों को डराना था, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। पूरे भारत में एक जबरदस्त नेशनल यूनिटी और इन सैनिकों के लिए सहानुभूति की लहर दौड़ गई। ये तीनों अफसर जैसे भारत की मिलीजुली तहजीब और साझी लड़ाई के प्रतीक बन गए। इन मुकदमों का नतीजा क्या हुआ? पब्लिक रिएक्शन कैसा था? जनता का दबाव जबरदस्त था। पूरे देश में प्रदर्शन हुए, हड़तालें हुईं, भूला भाई देसाई जैसे बड़े वकीलों ने इनका केस लड़ा, और एक बहुत सिंबॉलिक जेस्चर में जवाहरलाल नेहरू, जो खुद बोस के तरीकों के आलोचक थे, उन्होंने भी सालों बाद अपना वकील का काला कोट पहनकर कोर्ट में इन अफसरों को डिफेंड किया। अच्छा। कांग्रेस पार्टी, जो पहले आईएनए से थोड़ी दूरी रखती थी, अब खुलकर उनके समर्थन में आ गई। लेकिन सबसे बड़ा असर कहाँ हुआ? सबसे दूरगामी असर हुआ ब्रिटिश इंडियन आर्मी और नेवी के भारतीय सिपाहियों पर। हाँ। जिन सैनिकों की वफादारी के दम पर अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे, उनकी लॉयल्टी अब डगमगाने लगी थी। वो आईएनए के सैनिकों को गद्दार नहीं, बल्कि देशभक्त हीरो की तरह देखने लगे थे। सेना की वफादारी पर सवाल, ये तो किसी भी एम्पायर के लिए खतरे की घंटी है। बिल्कुल। और वही हुआ। फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी RIN में जो बड़ा विद्रोह हुआ, वो इसी बदले हुए माहौल का नतीजा था। हाँ, RIN म्यूटनी। सही। बम्बई, कराची, कैलकाटा जैसे बड़े नेवल बेसों पर 78 से ज्यादा जहाज़ों और 20,000 से ज्यादा नौसैनिकों ने बगावत कर दी। उनके जहाज़ों पर कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे एक साथ लहरा रहे थे। उनकी मांगों में आईएनए कैदियों की रिहाई भी शामिल थी। जबलपुर में आर्मी के सिग्नल कोर में भी विद्रोह हुआ। तो क्या ये माना जाए कि इस बढ़ते असंतोष ने अंग्रेजों के जाने के फैसले में रोल निभाया? कई इतिहासकार और उस समय के ब्रिटिश दस्तावेज भी यही कहते हैं कि सेना में ये बढ़ता असंतोष और अविश्वास ब्रिटिश सरकार के लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर बना। उन्हें समझ आ गया कि अब वो भारतीय सैनिकों के भरोसे भारत पर ज्यादा दिन राज नहीं कर सकते। ये एहसास शायद गांधी जी के जन आंदोलनों जितना ही, या कुछ लोग कहते हैं उससे भी ज्यादा, ब्रिटिश सरकार के भारत छोड़ने के फैसले को तेज करने में अहम साबित हुआ। तो ये साफ है कि नेताजी की लेगेसी, उनकी विरासत, वो सीधी सादी नहीं है। उनको लेकर हमेशा अलग अलग राय रही हैं, तारीफ भी, आलोचना भी। हाँ, उनकी शख्सियत ही ऐसी थी कि कोई उनसे उदासीन नहीं रह सकता था। जैसा स्रोत बताते हैं, खुद गांधी जी ने उन्हें देशभक्तों में राजकुमार, प्रिंस अमंग पेट्रियट्स कहा। हाँ। लेकिन साथ ही उनके तरीकों को गुमराह भी माना, क्योंकि वो अहिंसा के रास्ते से अलग थे। दूसरी तरफ सावरकर जैसे हिंदू राष्ट्रवादी नेताओं ने उनके हिम्मत भरे कदमों की, खासकर भारत से बाहर निकलकर हथियार बंद लड़ाई छेड़ने की तारीफ की और उनके मिशन की कामयाबी की दुआ की। और कम्युनिस्ट पार्टी? वहीं शुरुआत में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने उनकी बहुत तीखी आलोचना की। उन्हें तोजो का कुत्ता, जापानी प्रधानमंत्री का पालतू जैसे बुरे नामों से भी पुकारा, क्योंकि वो फासीवादी ताकतों से मदद ले रहे थे। अच्छा। हाँ। हालांकि बाद में जब आईएनए की लोकप्रियता बढ़ी और देशभक्ति की भावना देखी, तो कम्युनिस्टों ने भी अपना रवैया बदला। और ये कॉन्ट्रडिक्शन आज़ादी के बाद भी चला। आईएनए के हजारों सैनिकों और अफसरों को आज़ाद भारत की सेना में वापस नहीं लिया गया। उनके साथ भेदभाव के आरोप भी लगे। ये क्यों?
ये दिखाता है कि आज़ादी के बाद भी कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के मन में बोस और आईएनए को लेकर एक तरह की असहजता और शक बना रहा। तो आज हमने कोशिश की अलग अलग स्रोतों के जरिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक ऐसी तस्वीर बनाने की जो स्थापित धारणाओं से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कई परतों वाली है और हाँ कहीं कहीं विवादास्पद भी है। एक ऐसी शख्सियत जिन्हें सिर्फ नारों या तस्वीरों में कैद नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ एक जोशीले मिलिट्री कमांडर की नहीं है, ये एक गहरे विचारक की कहानी है जिसने भारत की सामाजिक आर्थिक समस्याओं पर कितनी गंभीरता से सोचा था। ये एक कुशल रणनीतिकार की कहानी है जिसने मुश्किल अंतर्राष्ट्रीय हालात में भी भारत की आज़ादी के लिए रास्ते खोजे। ये एक दूरदर्शी योजनाकार की कहानी है, जैसा उनके हरिपुरा भाषण और नेशनल प्लानिंग के आइडिया से पता चलता है। और सबसे बढ़कर ये एक ऐसे समर्पित राष्ट्रवादी की कहानी है जिनके हर फैसले के पीछे, चाहे वो कितने भी बहस के लायक क्यों ना हो, देश का हित सबसे ऊपर लगता है, जैसा उनके समर्थक मानते हैं। और आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। नेताजी के जीवन और विचारों की ये जो जटिलताएं हैं, ये विवाद हैं, ये अनकहे या अनसुलझे पहलू हैं, चाहे वो उनके विवादास्पद गठबंधन हो, उनकी रहस्यमयी गुमशुदगी हो या आईएनए के असर का दोबारा मूल्यांकन हो, इन सब को स्वीकार करना हमारी आज़ादी की लड़ाई की पूरी समझ को कैसे बदल सकता है? क्या इतिहास को सिर्फ सफ़ेद और काले, हीरो और विलेन के खांचों में देखना काफ़ी है, या सच्ची समझ उन जटिलताओं और विरोधाभासों को अपनाने में है जो नेताजी जैसे व्यक्तित्व का हिस्सा हैं?